सेकंड में फोर्स सेम है, तो ये आप बोल सकते हो के ए एक्स ए इक्वल टू के बी एक्स बी, और एनर्जी का आपको बेसिकली रेशियो लिखना है, तो ए में एनर्जी तो इसमें के का भी रेशियो दे रखा है, के इज 2 टाइम्स के बी, तो ये हो जाएगा हाफ 2 के बी, और ये अगर 2 के बी है तो एक्स बी जो है वो 2 टाइम्स एक्स से हो जाएगा। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, तो ये एक्स बी जो है इसको मैं लिख देता हूँ, सॉरी एक्स ए को लिख देता हूँ एक्स बी अपॉन 2, ठीक है। तो अगर ए में एनर्जी ई है तो बी में देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 का फैक्टर जो है इसको तो छोड़ देते हैं अपन, नीचे एक 2 आ जाएगा, तो वो 2 उधर जाएगा, तो 2 टाइम्स ई हो जाएगा आंसर। इस तरह से कर लो, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कोई मैकेनिकल और टोटल एनर्जी में डिफरेंस, मैकेनिकल में सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक होती है, टोटल में फिर आप और भी तरह के फोर्सेस की वजह से जो जनरेट होती हुई एनर्जी है, जो भी एनर्जी और तरीके से बताया था आपको, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इस तरह से। क्वेश्चन 9 में क्या है, block of mass and slides down a smooth vertical circular track during the motion the block is in। अब इसमें इक्विलिब्रियम अगर सोचेंगे हम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन है, और रेडियल एक्सेलरेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में कंपोनेंट आ सकता है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, नन ऑफ दीज। आई थिंक सोच के देखें, रेडियल इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कंपोनेंट आ सकता है, तो नन ऑफ दीज। और ऑब्जेक्टिव 2 में कोई डाउट, एनीथिंग इन ऑब्जेक्टिव 2? Objective 2 question number 6, no work is done by a force on the object if force is always perpendicular to velocity। बिल्कुल सही, obviously force is always perpendicular to its acceleration। अब इसका तो ज्यादा कुछ मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में हो, तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन है हमेशा ना, सपोज इस तरह से सर्कुलर मोशन जनरलाइज, तो हम क्या करेंगे, बट ऐसा सोच ले सकते हैं कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया और इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, तो अगर मान लीजिए बॉल पे 2 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, राइट, तो इधर आप ऐसा बोल सकते हो कि यू नो इफ दिस बॉल इज थ्रोन एट सम स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो ऐसे में जो इसका एक्सेलरेशन है बॉल का, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब F1 इक्वल टू F2 है मैग्नीट्यूड में, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन तो उसका जी डाउनवर्ड्स है, जो फोर्स है वो जी के परपेंडिकुलर है, बट उसका वर्क डन आ जाएगा क्योंकि उस डायरेक्शन में ये बॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो अगर मैं कोई भी एक फोर्स पकड़ लूंगा यहाँ पे तो उसका वर्क डन आ जाएगा। थर्ड में ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ इसका तो लॉजिकल सोचो आप कि भाई जिस पॉइंट पे वो लग रहा है, सपोज इस तरह का एग्जांपल दें, where we can say this block और यहाँ पर फोर्स है, और ये पॉइंट जो है जिसपे वो लग रहा है वो नहीं मूव कर रहा है, फोर्स ही मूव कर रहा है ना। जैसे मैं सपोज एक प्लैंक ले लूं, कोई भी एक ब्लॉक ले लूं, यो ले लेता हूँ, तो ये जो है अगर सपोज यो इस पे एक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स जो है यो जो लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, वो एक तरह से फ्रिक्शन का फोर्स हो गया, तो आई कैन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, बट वो पॉइंट इन इटसेल्फ मूव नहीं कर रहा है ना। प्रेसिंग अ बलून इज समथिंग लाइक दिस, लेट अस थिंक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो प्रेसिंग अ बलून कैन नॉट बी अ सिचुएशन, क्योंकि उसमें तो वो बलून जो है वो शेप ही चेंज कर रहे हो आप उसका,
मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे ये हो गया कि जैसे सपोज इफ देयर इज अ फिंगर एंड आई एम जस्ट मूविंग माय फिंगर ऑन दिस योयो, योयो को कुछ नहीं हो रहा, पर वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मैं उस ब्लॉक के ऊपर तो कुछ वर्क कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज ला ही नहीं रहा मैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, भाई अगर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ फोर्स, उसकी वजह से अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो फिर उस फोर्स का वर्क डन आएगा। सोच के देखो भाई, अगर ये जो पॉइंट है ये बस ऐसे ही घूम रहा है, तो ओवरऑल तो मैं कुछ वर्क कर ही नहीं पा रहा इसके ऊपर। व्हाट डू यू से, सोच के देखें। The object moves in such a way that the point of application of force remains fixed. The point of application of force remains fixed. The object moves in such a way the point of application of force remains fixed. तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस बार फिक्स हो गया, बट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऐसे मैंने अगर उंगली रखी और ये मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि अगर मैं योयो के फ्रेम में जाऊं एंड देन इफ आई लुक एट इट, मतलब विल द फोर्स मूव, नो वर्क इज डन। थोड़ा सा लैंग्वेज और सीख देख लेंगे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ application of the force remains fixed. Okay, so इसको ध्यान से देखना, अभी जो मैंने बोला वो उसकी जगह ऐसा कुछ है। मैंने जो उंगली रखी है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है योयो के। अब देखना मैं योयो को कैसे मूव करा रहा हूँ। मतलब जो बॉडी है वो मूव कर रही है, बट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो फिक्स कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी उंगली को फिक्स कर दिया और फिर मैं योयो को घुमा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। जो इंग्लिश में ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मैंने उंगली रखी है और फिर मैं इस योयो को घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो जो पॉइंट जिस पे वो लग रहा है वो फिक्स हो गया। ओके, तो अगर मैं योयो के फ्रेम में जाके देखूंगा तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा कि कोई मोशन ही नहीं हो रहा, मतलब ये जो उंगली है कोई डिस्प्लेसमेंट तो दे नहीं रही। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो। ओके, सो ट्रिकी लैंग्वेज, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ें। बट आई थिंक इसमें आंसर जो है वो बी नहीं होगा, नो वर्क इज डन। तो वर्क हो सकता है जैसे मैंने आपको इसमें बताया, और बाकी तीनों जो हैं वो सेंस लग रहा है कि हाँ दैट शुड दे शुड बी करेक्ट, ए सी डी। ओके, फोर्थ में क्या है, कंसिडर टू ऑब्जर्वर्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट बी। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग अ डिस्टेंस l ऑन अ रफ सरफेस। तो क्या क्या क्वांटिटीज दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगी, ठीक है। तो बच्चों इसमें ऑब्जर्वर जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही है, ठीक है। और तो इसमें कोई सूडो फोर्स तो है नहीं। मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इफ यू डिफरेंशिएट दैट देयर वोंट बी एनी एक्सेलरेशन। सो कोई सूडो फोर्स का चक्कर नहीं है। आप कोई भी फ्रेम में चले जाओ, वो इनर्शियल फ्रेम ही है। तो इसमें हम सोचेंगे कि व्हाट ऑल क्वांटिटीज विल रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट टाइम t, नाउ दिस विल डेफिनेटली चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर अलग लगेगी और दूसरे ऑब्जर्वर को अलग लगेगी, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी अलग अलग होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी अलग अलग आ जाएगा। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक भी अलग है। एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, क्योंकि कोई सूडो फोर्स नहीं है। तो एक्सेलरेशन जो है दैट विल रिमेन सेम। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स इसमें ऑब्जेक्टिव 2 में? फटाफट बताएं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई, 1 to 26, एनीथिंग? एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और 11, 3 में माइनस आना चाहिए। ब्लॉक ऑफ मास दिस स्लाइड्स ऑन लाइन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा नीचे जा रहा है यार, नीचे जा रहा है ब्लॉक, तो जिस डायरेक्शन में mg लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब mg का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 11 में क्या है, बॉक्स वेइंग 2000 इज स्लोली slid and म्यू दे रखा है, फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद a chain at an angle theta with horizontal and
तो उसने अगर एंगल थीटा से इसको करके खींच रहा है तो हम यहाँ पे स्लोली स्लिट का मतलब हो गया कि स्पीड इसकी जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट जीरो है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो म्यू एन, और एन में एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये गलती मत करना, आई थिंक ये मिस्टेक कर दी होगी कि एफ साइन थीटा पॉसिबली नहीं लिया हो ये वाला टर्म, तो ये भी आएगा यहाँ पे। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये आपको आई थिंक म्यू गिवन है आपको। तो इसमें फर्स्ट केस में आप ये बोल सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन सिंपली हो गया माइनस म्यू एम जी इंटू 20। ओके, तो वर्क डन बाय मतलब फ्रिक्शन ये है, तो वर्क डन बाय एफ आ जाएगा, राइट। अब इसमें आप ये बोल सकते हो बी पार्ट में जब मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए तो हमें इफेक्टिवली एफ जो है वो आ रहा है इस इक्वेशन से म्यू एम जी अपॉन, चेक करना, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। So differentiate this function with respect to theta to get the theta for which f is min। ये आई थिंक आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं किया होगा, तो ये करके थीटा निकाल लो और उस थीटा फाइंड द वर्क डन मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो वर्क डन तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन तो उतना ही होगा, मतलब कुछ भी हो, है ना। अ, नहीं, इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन ले सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो तब होता है जब मतलब एक्सटर्नल फोर्स और मतलब ये फ्रिक्शन और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, अदरवाइज से डिफरेंशिएट करें, बट इसकी जरूरत ही नहीं है ना भाई। अगर थीटा जो है वो ऐसा मिन मिन भी कर लिया उसने, बट वो धीरे धीरे लेके जा रहा है और 20 मीटर ही लेके लेके जा रहा है, तो वर्क डन में फ्रिक्शन तो फिक्स है अपना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता रहेगा, वर्क डन में फ्रिक्शन तो हमेशा यही आएगा। तो अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो वो तो हमेशा इसी के बराबर आएगा ना जब वो राइट में जाएगा। तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है कि वो थीटा मिन है थीटा मैक्स है कुछ भी हो, अगर वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और फ्रिक्शन का वर्क डन कांस्टेंट है in that 20 meter, then simply the answer remains same, it will not change, right। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पूछ रहे थे। ओके, 3 में क्या है, बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर, हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स का वर्क डन पूछा है। हाँ, तो इसमें साइन उसने पॉजिटिव लिख दिया है क्या? अगर साइन पॉजिटिव लिख दिया तो उसका नेगेटिव कर सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव ही आएगा, है ना। आप धक्का दे रहे हो ब्लॉक को और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब वो आई थिंक उसने वर्क डन का मैग्नीट्यूड ही दिया है। अच्छा, आपके में नेगेटिव दे दिया है, मेरी किताब में पॉजिटिव लिखा है, एक्सरसाइज का थर्ड 400 जो लिखा है माइनस 400 होगा, और जिन किताबों में प्लस 400 उसको माइनस कर लो, कुछ पुराने एडिशंस में प्लस ही है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और 25 तक में कुछ, 25 26 पेज नंबर 133 तक में कुछ, आगे के पेजेस में कुछ अप टू 64 23 सी 23 में, पहले 23 फिर 29 पे आता हूँ, है ना। 23 में वो बोल रहा है कि भाई 100 मीटर भागी वो 10.54 में, assume that she achieved calculate kinetic energy at a full speed। आई थिंक ये तो मतलब तो ज्यादा इजी है, हाफ इंटू मास दे रखा है इंटू वी स्क्वायर, तो वी आप निकाल सकते हो एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, फेवरेट फॉर्मूला वाला फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। Assuming that the wind track offered average resistance of 110, find the work done। तो इसमें actually you can say that in question number 23 तो स्पीड हो गई उसकी 100 अपॉन 10.54 मीटर पर सेकेंड, तो के ही तो आ गया।
उसके बाद बी में रेजिस्टिव फोर्स जो होगा mg बटा 10 है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज माइनस mg बटा 10 इंटू 100 मीटर। राइट, मास गिवन है, सब कुछ गिवन है, निकाल लोगे। What power Griffith Joyner had to exert to maintain uniform speed? So internal जो इसकी muscular force थी, internal force will be equal to resistive force and power जो हो जाएगा that is mg बटा 10 into into 100 upon 10.54। चेक करें, ठीक है, क्योंकि जब वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है तो जो उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स के बराबर है, तो हम बोल देंगे कि भाई वो फोर्स इनटू उसकी जो वेलोसिटी उस वक्त, दैट विल बी दी पावर। अब इसमें 28 कौन सा है? 28 28 29, हाँ 28 में ब्लॉक इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय अ चेन इफ द ब्लॉक एक्वायर्स स्पीड इन फाइंड द वर्क डन बाय चेन। तो ये भी मतलब ये नहीं होना थोड़ा सा लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि यार ये तो हमें करना ही है। तो 28 में ब्लॉक इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय चेन और 2 मीटर नीचे आ गया ब्लॉक और इसकी स्पीड जो है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय चेन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो चेन का वर्क डन मतलब वही टेंशन what to take and we'll just apply work energy theorem। ओके, सो mg का वर्क डन हो जाएगा mg इंटू जो नीचे की तरफ जा रहा है वो है 2 प्लस वर्क डन बाय चेन इज इक्वल टू हाफ m 0.4 का स्क्वायर। आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, राइट। हाँ, जी की वैल्यू देख लेना है, जी वगैरह कुछ हो अगर ना उसमें, अगर कहीं जी यूज हो रहा है तो 9.8 यूज कर लेना, तो उससे आ जाएगा एक्यूरेट। एचसी वर्मा इज द एथिकल गाय, है ना, जी मतलब उनके लिए 9.8। तो 29 जो है, heavier block in a atom machine has mass twice that of lighter one, tension is 16 when system is set into motion, find decrease in gravitational potential energy during first second after system is released from rest। 29 ऐसे क्वेश्चन नहीं होता, दुख नहीं होना चाहिए दुख, है ना, मतलब ये मतलब 29 28 ये सब इजी क्वेश्चन है, मेंस में भी अगर आ गया ना तो लोग मतलब आराम से इसको 2 मिनट में निपटा देंगे, ठीक है। तो हेवियर मास जो है वो 2 गुना है लाइटर का, मतलब इसमें हो सकता है भटक जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपसे भी हम 2 मिनट में हो जाएगा, बट आपको लगे रहना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे नहीं हुआ, है ना, इज्जत पे बात आ जानी चाहिए यार, ये तो करना ही है। और टेंशन जो है 16 न्यूटन है। तो ये नीचे जा रहा है ए से, ये ऊपर जा रहा है ए से, तो 2 mg माइनस 16 और 16 माइनस mg। तो इन दो इक्वेशन से आप m और a ये दोनों निकाल लोगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप अगर a आ गया तो आप सब कुछ ही निकाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे कितना मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अगर उतना ही वो ऊपर चला गया, तो अगर ये x नीचे आ गया तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइंड डिक्रीज, तो डिक्रीज ही लिख रहा हूँ सीधा सीधा, लॉस लिख रहा हूँ, लॉस इन पीई इज इक्वल टू 2mgx माइनस mgx, तो ये हो जाएगा mgx और x क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज डन, राइट। और कोई सवाल? 31।
31 भी शायद डाउट था, 31 देख लें एक बार। 31 में सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड ब्लॉक इज फाउंड टू हैव 0.3 व्हेन इट हैज डिसेंडेड थ्रू 1, फाइंड म्यू। ओके, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय mg, 1 किलो का मास नीचे 1 मीटर गया तो 1 इंटू जी इंटू 1, ये वर्क डन बाय mg हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू 4 इंटू जी इंटू डिस्टेंस 1 मीटर, 1 किलो गया तो वो 2 मीटर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी के टर्म आएंगे, हाफ इंटू 1 इंटू 0.3 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 0.6 स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लो हर एक टर्म। 31 में वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दो टर्म्स आएंगे डेल्टा के ई के। ओके, उसके बाद देखें 41, 49, 40, एक मिनट 41 था या 40 क्या था वो, 40 तक कुछ, एनीथिंग टिल 40, वापस नहीं जाऊंगा। हाँ मैं करता हूँ तो इजी लगता है, नहीं ये ऐसा नहीं है, मतलब एक्चुअली मुझे भी जब पहली बार मैंने किया होगा तो मुझे भी टफ लगा था, मैंने इसलिए बोला भिड़े रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कर दिया 2 मिनट में भी नहीं, 1 मिनट में लिख दिया, बट आप जब करोगे तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे समझने में, फिर आपसे नहीं हुआ, देन डोंट लीव इट। जैसे मैंने आपको बोला एचसीबी में 5-7 डाउट ज्यादा आने नहीं चाहिए, और 5-7 भी ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने पूरा दम लगा दिया फिर भी नहीं हुआ। दिस इज नॉट समथिंग कि 5 मिनट बैठे नहीं हुआ छोड़ दिया, ऐसे मत करना कभी इसको। तो इन क्वेश्चंस में लगे रहना है कि ऐसा क्या है यार जो अलग हो जाएगा। तो एक क्या है ना, एचसीबी की पीडीएफ बहुत आती है, अगर आपने कभी गूगल किया हो तो सब जगह मिलता है पीडीएफ। तो उससे क्या एक हेल्प ले सकते हो, जैसे मैं लेता था वो हेल्प, कि अगर मान लो मुझे लग रहा है मैंने तो सब सही सोचा है, फिर भी कहीं अटका हुआ है, सॉल्यूशन आ नहीं रहा, की नहीं मैच हो रही, तो उसमें आप एक स्टेप जो है वो लिखा होगा न्यूमेरिक स्टेप, जैसे आप कर रहे हो अपने, और आपको यू आर वेरी कॉन्फिडेंट जो आपने किया वो सही है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट लाइन जो वो देते हैं पीडीएफ में कि ये है। अब आप अपने मैच कर सकते हो कि आपने जो लिखा है उन्होंने जो लिखा है वो सेम है क्या, वो एक्सप्लेन नहीं करते सवाल, तो थॉट प्रोसेस तो आपका ही है जो है, बट वो पीडीएफ यूजफुल ऐसे है कि उसने जो न्यूमेरिकल दिए है ना, न्यूमेरिक सॉल्यूशन, उसमें लाइन सारी मोस्टली सही है, 90% जगह सही है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से ये गलती हो गई और उस वक्त अगर हिट हो गया ना, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है, तो यू कैन हेल्प, टेक हेल्प, राइट। तो उससे भी और मदद मिलेगी, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, नाउ 49 मुझे दिख रहा है इसमें, मतलब 40 तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं है कोई, ये मैं देख लेता हूँ। 49 राइट, 47, 49। तो 47 में देखें क्या है, एक ब्लॉक जा रहा है स्पीड v से, और फिर मैक्सिमम कंप्रेशन कर दिया, तो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, श्योर, तो माइनस भी हो जाएगा बस, है ना। वो आगे जाएगा, कंप्रेस करेगा, वापस पीछे आएगा, स्प्रिंग तो ढीली हो जाएगी वापस, क्योंकि एनर्जी जो आई थी वो वापस चली जाएगी और वापस से जब पीछे जाएगा तो माइनस वी वेक्टर आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। व्हाट डू यू से 47 में? ठीक है, 47 में माइनस वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है इसीलिए। 49 देखें, small heavy block is attached, what minimum horizontal velocity should be given so that it moves in a complete vertical circle? ये ये तो अपने किया है ना रॉड वाला। अच्छा 50, ओके, हाँ 50 में क्या है, फोटो वाला क्वेश्चन। इसमें के दे रखा है और 40 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द इंस्टेंट। हाँ चेक करें। नहीं अभी शीट डिस्कस नहीं हुई है, आज नहीं करेंगे शीट डिस्कस, आज से वैसे ही है। शीट जो है उसका अलग डे बताऊंगा, अभी बहुत सारा काम है करने के लिए, तो आई जस्ट होप कि कुछ टाइम और दे दूं। तो आज से वैसे का डिस्कशन है।
तो बच्चों इसमें देखो ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, राइट, और ये एंगल थीटा है। ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया कि ये जो के एक्स है, के एक्स का कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना, के एक्स का कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तभी ब्रेक ऑफ हो जाएगा। के जो है वो हमें पता है, के जो है हमें पता है 40, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जो है वो दे रखा है 0.32 इंटू 10, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो हमें दिख रही है। उसके अलावा फिर हमें ये भी दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे नेचुरल लेंथ है और इधर जो लेंथ है ये दिस कैन बी रिटन एज 40 अपॉन cos थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स। चेक करें बच्चों, ये फंडा समझ में आया क्या कि 40 अपॉन cos थीटा, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया और ये 40 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो अपना इलोंगेशन होगा, स्ट्रेच होगा स्प्रिंग में। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो तो इसमें दो ही वेरिएबल है, एक्स और थीटा। तो आप cos थीटा में एक्स के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर दो और आप ये सॉल्व कर लो इसको, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स देन यू कैन अप्लाई आइदर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम। हो जाएगा क्या? चेक करें क्वेश्चन नंबर 50। WP की एक्सरसाइजेस कब डिस्कस होगी? हो जाएगी बेटा, डोंट वरी, WP की होगी। कब बोला था मैंने? आज बोला था क्या? आज का बोला था क्या? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्या था? आज ही बोला था। हाँ आज, हाँ ठीक है, आज ही होगी, सही है। आज एक्सरसाइज 1 होगी, यस, ठीक है। ओके, सो दिस इज 50। आई होप अब हो जाएगा। दो इक्वेशन सॉल्व कर लो और फिर अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन। 51 52 भी ऐसे ही है। 51 में इनिशियली स्प्रिंग ऐसा है और फिर जब वर्टिकल हो जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि भाई आपको इफेक्टिवली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो इसमें ये अगर हाइट h दे रखी है और एंगल आपको दे रखा है 57, तो ये हो गया h अपॉन cos 37। तो आप लिख सकते हो हाफ के h अपॉन cos 37 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इससे आपका आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू जो है h के टर्म्स में दिया होगा, फिर उसने आंसर एक बार देख लो आप। तो h के टर्म्स में दिया है, तो h k और m, राइट। हाँ, आपके एक्सरसाइज में भी है ऐसा सवाल, बिल्कुल। 51 52 there is a light rod rigidly attached to a small block, system is released, there is a fixed smooth ring, hook उसमें अटैच हो गया और रॉड है ना, ये तार नहीं है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो कितना क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच? आई थिंक थोड़ा सा अगर आप सोचो, ये वर्क मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे जो रॉड है वो ऐसे घूमना चाह रहा है, तो इधर इसकी स्पीड 0 अज्यूम कर लो। तो अगर आप इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो 52 में, रिलीज पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट, तो मतलब लॉजिकली सोचा जाए तो मास जो है उसी हाइट पे होना चाहिए, तभी वो घूम के वापस से वहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ही है। तो लॉजिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए? एल, जो उसकी लेंथ है। ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इफेक्टिवली यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है। तो हमारा जो आंसर है वो सिंपली क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। और बताएं।
63 64 कर लेते हैं, है ना। पहले 64 बता देता हूँ, वो इजी है, 64 इजियर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन ही है वो, अगर आप फ्रेम चेंज कर लो तो। 64 में क्या है कि अगर आपने फ्रेम चेंज कर लिया, अब आपको जो दिखेगा सिचुएशन, इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लग जाएगा, क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके फ्रेम में अगर आप चले जाओगे तो आपको एमए फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा, दैट इज सूडो फोर्स। एक एमजी नीचे आ गया और अब ये रेस्ट पे हो गया। सो व्हाट इट इज आस्किंग, स्पीड क्या होगा जब एंगल थीटा घूम चुका होगा। तो अगर ये थीटा घूम चुका है तो बच्चों इस बार जो है सिर्फ mg वर्क नहीं करेगा, इस बार ma भी वर्क करेगा, सूडो फोर्स। तो इसमें आप लिख सकते हो वर्क डन बाय ma प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ma कितना है, ma इंटू आर साइन थीटा। सोच के देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है वो आर साइन थीटा है, वर्टिकल कितना कवर किया उसने, आर माइनस आर कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। चेक करें, इससे वी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है 64। बात करें 63 की, तो ये इस चैप्टर का एपिक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा नो अच्छा सवाल है। इसमें कैलकुलेशन है, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन है, तो हर चीज है, फिर डिफरेंशियल भी यूज कर सकता है। तो 63 में बच्चों एक एंड यहाँ पे टाई कर रखा है और बाकी जो चेन है वो लटकी हुई है, ये जो लेंथ है वो एल है ना। 63 इज द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो पहले में वो बोल रहा है फाइंड पी विद रेफरेंस लेवल एज सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब यहाँ पे आपको u जो है उसको जीरो मानना है, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों को हमने आपको कॉम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, कैलकुलस उसमें यूज किया है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली टेक अ स्मॉल एलिमेंट, थीटा एंगल पे मान लीजिए ये डी थीटा एंगल ले लिया, तो ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, उसका जो मास होगा, छोटा सा जो एलिमेंट है उसका मास, उसको मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एल, राइट। और लैम्डा यहाँ पे जो है, फ्रीली एक सेकेंड, एल लेस देन रेडियस आर है, एल लेस देन रेडियस आर। तो अगर 2 पाई आर है, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई ये वाला जो पार्ट है वो पाई आर बाय 2 हो गया। हम्म। तो मैंने ये अज्यूम किया कि वो उसी के ऊपर है, मतलब मेरा assumption है यहाँ पे कि ये उसी के ऊपर है, मतलब उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कुछ पार्ट ढीला पड़ा है, ऑल्दो मेंशन कर सकता था वो, बट पाई आर बाय 2 is 1.57 r, so if the length is less than r, so there's a very good chance कि ये लटका हुआ नहीं है ना। लटके हुए होने के लिए कि यहाँ तक तो होना ही चाहिए वो चेन। अरे यार ये पाई, ये वाला जो पार्ट है ये, इसकी लेंथ है 1.57 आर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो वो लटका हुआ हो ही सकता है ना, उसके बाद ढीला होगा। तो अगर लेंथ लेस देन आर दिया है तो वो तो यहीं तक आएगा ना फिर, ओके। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, इट्स फाइन। सो वी कैन से दैट ये लिख लो आप ढंग से। तो m अपॉन एल इंटू आर डी थीटा, ये मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। अब आप इसमें बोल सकते हो कि सर छोटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डी यू डीएम इंटू जी। अब बच्चों इसकी जो हाइट है रेफरेंस पॉइंट से वो कितनी हो गई, वो हो गई आर कॉस थीटा, वो हो गई आर कॉस थीटा। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटीग्रेशन ऑफ छोटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल परफॉर्म दैट इंटीग्रेशन यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, तो जी आर तो फिर बाहर ही आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में m बाय एल इंटू आर आ गया, इंटू कॉस थीटा डी थीटा आ गया, राइट। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर लिमिट्स, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा नॉट, तो एक ये तो खैर एम जी आर स्क्वायर बटा एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा जो है वो बन जाएगा आपका साइन थीटा 0 से थीटा नॉट, राइट। एक बार चेक कर लेना सब किस तरह की सिचुएशन ली हमने, थीटा 0 से
थीटा नॉट, तो थीटा नॉट कैसे लिखेंगे अब? थीटा नॉट कैसे हो जाएगा? थीटा नॉट इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। तो दिस विल बिकम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा नॉट, और पुट कर दो इसमें, हाँ? तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आने लगेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। ये देखिए, चेक कर लें एक बार, जो कैलकुलेशन इज फाइन, क्योंकि मैं फिर सीधा वैल्यूज ही ले लूंगा जो काम की है। छोटा सा एलिमेंट लेके, छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएम मास का, उसका पी लिखा और फिर इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो किया है उसका वैसे सोचो कि छोटा सा मास लिया, उसका पी लिखा और फिर इंटीग्रेशन करके पूरा रस्सी का पी लिखने की कोशिश किया। अब अगर मान लो ये स्लिट हो गया बाय सम एंगल, जो वो दे रहा है आई थिंक, उसने बोला है कि एंगल थीटा से स्लिट कर गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो चेन है ना, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है दैट इज थीटा, और ये वाला जो पार्ट है वो पुराना वाला थीटा नॉट जो अपना एंगल है वो है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, वी कैन सिंपली चेंज द लिमिट्स टू फाइंड डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या होगा इसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी आर स्क्वायर बटा एल साइन थीटा में जो लिमिट रखेंगे, वो क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक लोअर लिमिट है, पहले लोअर लिमिट जो है दैट इज थीटा, और अपर लिमिट हो जाएगा थीटा प्लस थीटा नॉट। चेक करें एक बार, तो जो डिफरेंस हम दोनों का वो क्रिएट हो गया यहाँ पे, जब वो इस तरह की स्थिति थी और जब वो बाद वाली स्थिति है। ये तो इनफैक्ट यू फाइनल है, दिस इज यू फाइनल, और यू इनिशियल अपना वही था जो वहां लिखा है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लें। एक पहली सिचुएशन में ये पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल के बैठे हैं, दूसरी सिचुएशन में आपको सिर्फ लिमिट्स चेंज करनी है। तो क्या लिमिट रखोगे आप, कहां से कहां तक? तो थीटा लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट हो गई थीटा प्लस थीटा नॉट, और थीटा नॉट जो है वो अपना एल बाय आर, ठीक है। तो उसको करके डेल्टा यू जो है दैट इज यू 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 लॉस ही लिख देते हैं सीधा सीधा, टाइम पास नहीं कर रहे। तो लॉस इन पीई इज इक्वल टू गेन इन के, तो ये हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इससे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब वो बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। बच्चों अगर v की वैल्यू आ गई और फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आप दोनों को माइनस करके सब्स्टिट्यूट कर देना, इसमें आ जाएगा आंसर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, वो थोड़ा सा सोचने वाली चीज है। तो करना क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है d mod v by dt, एंड mod v इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसी इक्वेशन को जब आप पूरा रिप्लेस कर दोगे और फिर डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर दो, रूट वगैरह के चक्कर में थोड़ा ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो टर्म बनेगा ना वी स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ एम टू वी डीवी बाई डी टी, ठीक है। ये बन जाएगा टू वी डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी जो है वो आपका हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए। एक वी का टर्म जनरेट हो गया। तो हम यहाँ पे जब लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ थीटा थीटा हर जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी का टर्म जनरेट होगा, जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजिंग चेन रूल। सो एक डी थीटा बाई डी टी का टर्म जनरेट होगा। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, राइट। तो उस वक्त ये जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है वो डी थीटा बाई डी टी होगा। उस वक्त इस चेन की स्पीड जो है, जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी स्पीड v है। तो बस आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिप्लेस करना है। तो ये अगर ओमेगा होगा और ये v है, तो v अगर r ओमेगा हो गया तो ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा, और आपका बड़ा प्यारा सा आंसर जो गंदा है बहुत दिखने में वो मिल जाएगा। इफ यू गो बैक स्ट्रेट अवे यूज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63 पार्ट बी, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अभी मेरे सामने, और डी थीटा बाई डी टी का टर्म जनरेट कर सकते हो, और राइट में ये टर्म जो लिखा हुआ है वो यूज कर लो, तो आपको दिख जाएगा कि जो सी ऑप्शन बोल रहा है वो आंसर आपको दिखने लगेगा। और थीटा को आप इसमें चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन है, तो
जो थीटा है उसको आप फिर डिफरेंशिएट करने के बाद 0 रख देना। तो अगर आपके पास किताब है एक बार देखो 63 का बी पार्ट, इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन एल बाय आर जो कांस्टेंट है वो 0 हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आ गया कॉस थीटा, और थीटा 0 रखोगे उसके बाद तो 1 आ जाएगा और एक डी थीटा बाय डी टी बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा प्लस एल बाय आर वो बन जाएगा कॉस थीटा प्लस एल बाय आर, और उसमें भी एक डी थीटा बाय डी टी का टर्म जनरेट होकर बाहर निकल जाएगा। थीटा को 0 रखोगे तो कॉस एल बाय आर जनरेट हो गया, डी थीटा बाय डी टी यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो दिख रहा है कि आता हुआ सी ऑप्शन जो डब्बे के अंदर है, और आर जी वाई एल का टर्म मिल जाएगा हमें। नाउ दिस इज फॉर दोज हु हैव ट्राइड इट आउट एंड मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है, बट एक बार आपके पास एचसीवी पड़ी हो अगर, तो उसका आंसर की में 63 का बी पार्ट उसको अभी के अभी डिफरेंशिएट कर लो, बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर दे रखा है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस पूरा भर दूं मैं बोर्ड, खुद से एक बार करके देखो मैच कर रहा है क्या आंसर, चेक करो। ठीक है, इज इट ओके? राइट, तो आई थिंक इट्स फाइन। यही क्वेश्चंस थे काम के जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, आखिरी के दो ही थे, और मतलब आखिरी वाला ही था इनफैक्ट, जो 63 जो भी डिस्कस किया थोड़ा टेढ़ा सवाल है, ये वाला पार्ट निकालना स्पेशली। बाकी क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दो चार एक्स्ट्रा मान लेता हूँ मैं, तो 5 क्वेश्चन मेजोरिटी में ऐसा था कि थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है, बाकी इट्स फाइन। सो मिलते हैं फिर अपन आज की क्लास में, राइट? विल डिस्कस एक्सरसाइज 1। 61 के बी में क्या है? What should the minimum value of b for which a particle does not slip on the sphere? देखो इसमें क्या है कि सीधा सीधा हवा में आ जाए, वही बोल रहा है कि एक मास है, उसको कितनी स्पीड दें कि वो सीधा सीधा हवा में ही आ जाए, नीचे आए ही ना। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट को 0 कर दो, एम 0, एम जी नीचे लग रहा है, तो एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम और एम काट दो, तो वी कितना आ गया, रूट जी आर। दिस इज दी आंसर, सीधा सीधा हवा में आ जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं क्लास में। ओके, बाय।